Hello students, this is Dr. V. S. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन। इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून एट अ पॉइंट 1000 किलोमीटर above the moon's surface. Okay, the mass of moon is 7.4 into 10 to the power 22 kg and its radius is 1740 kilometer. Okay, so let us consider this is the moon, this one is the center of the moon, और यहाँ से सरफेस तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर करते हैं स्मॉल r, और सरफेस से लेके एक पर्टिकुलर हाइट तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम कंसिडर करते हैं h. ओके, दिस इज द पॉइंट P. तो इस पॉइंट पे इस मून की वजह से कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी जनरल फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द G इज इक्वल्स टू कैपिटल G m मास ऑफ द प्लैनेट इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये जनरल फॉर्मूला है. ओके, अब यहाँ पे इस प्लैनेट के सेंटर से उस पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस h. स्मॉल r की वैल्यू कितना है 1740 किलोमीटर प्लस h की वैल्यू यहाँ पे है 1000 किलोमीटर. सो दिस इज इक्वल्स टू 2740 किलोमीटर. ओके, ये हो गया r की वैल्यू. मास दिया है विच इज इक्वल टू 7.4 इंटू 10 टू 22 kg और g की वैल्यू में पता है. तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो g की वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास की वैल्यू है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 2740 इंटू 10⁻3. इसका होल स्क्वायर होगा. ये होगा r की वैल्यू, उसका स्क्वायर. ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0.65 इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है आपको. सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा ड्यू टू मून एट अ पॉइंट h. ओके, विच इज एट अ हाइट एट अ पॉइंट P विच इज एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, और h की वैल्यू कितना है 1000 किलोमीटर. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, two small bodies of masses 10 kg and 20 kg are kept a distance 1 meter apart and release. Assuming that only the mutual gravitational force are acting. ये statement बहुत important है. Find the speeds of the particles when the separation decreases to 0.5 meter. Okay. तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन, दो अलग अलग सिचुएशंस हम कंसिडर करेंगे. द फर्स्ट सिचुएशन इज लाइक दिस वन. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ बॉडी हैविंग द मास m1 जिसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 10 kg. ये दूसरा बॉडी है जिसका मास कंसिडर करेंगे हम 20 kg, जिसको हम कहेंगे m2. फिलहाल इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस जो भी है वो 1 मीटर है. सो यहाँ पे 1 मीटर इतने डिस्टेंस पे अभी है. अब यहाँ पे इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है. ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रहा है. तो डेफिनेटली दोनों बॉडी का यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका मास कम होने की वजह से ये ज़्यादा एक्सेलरेट होगा और ये कम एक्सेलरेट होगा. ओके, तो जैसे जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो दोनों में का डिस्टेंस कम कम होते जा रहा है और दोनों की वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है. तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा जिसको हम सेकंड सिचुएशन कंसिडर करेंगे. तो इस सिचुएशन में इन दोनों बॉडीज का जो भी डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, विच शुड बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर. ओके, इन दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस. अब इसकी
ये जो भी बॉडी है ये ऑलरेडी मोशन में है, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे हम कंसिडर करेंगे v1 और इसकी वेलोसिटी कंसिडर करेंगे हम v2। ओके, सो इस बॉडी का मास कितना है, m1 है, और इसका मास कितना है, m2 है। अब ये दो सिचुएशंस है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, द आंसर इज दैट नॉट। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है इट इज़ अ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से इस सिस्टम का जो भी मोमेंटम है वो कॉन्जर्व होगा और जो भी एनर्जी है वो भी कॉन्जर्व होगा। तो हम ये दो कंसेप्ट से आप यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, तो यहाँ पे देखिए ये स्टेशनरी है और ये भी स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम होगा 0। ओके, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो m2 v2 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू 0, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा। दैट इक्वेशन इज लाइक दिस वन, m1 v1 शुड बी इक्वल्स टू m2 v2 ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अब m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 10 v1 इज इक्वल्स टू 20 v2, तो v1 इज इक्वल्स टू 2 v2। ये इक्वेशन आपके हमें एक पता चल गया है। ओके, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो बिफोर स्टार्ट ऑफ मोशन, ये दोनों मोशन होने से पहले सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था। ओके, तो इनिशियली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, दिस इज द पी इनिशियल, पीई इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का कितना था, 0 था। सो इनिशियल टोटल एनर्जी विच इज द पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लेकिन काइनेटिक नहीं है, सिर्फ पोटेंशियल है। मोशन स्टार्ट होने के बाद जब वो 0 मीटर इतने सेपरेशन पे है, उस वक्त अगर सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो दैट शुड बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर प्लस काइनेटिक एनर्जी आफ्टर, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, सो आंसर इज दैट g m1 m2 अपॉन r, और r की वैल्यू कितना है, 1 मीटर है। सो दिस इज इक्वल्स टू, इस सेकंड सिचुएशन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, सो g m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये सिस्टम ऑलरेडी मोशन में है, दोनों अब जो बॉडीज है वो मोशन में है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 v2 स्क्वायर। सो दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन सिचुएशन 1, जहाँ पे टोटल एनर्जी, सॉरी, दिस इज द टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो सिर्फ पोटेंशियल था। जब वो मोशन में आ रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल भी रहेगा और काइनेटिक भी रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पे और एक चीज़ नोट करने लायक है कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी होता है वो आयनवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 1/2 है, 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वी कैन राइट हियर, इस चीज़ को अगर हम इस साइड ट्रांसफर करते हैं तो ये होगा g m1 m2 अपॉन 1। सो g m1 m2 अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब g की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू हम पूरे इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की वैल्यू है 10 और m2 की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5v1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 2 10v2 स्क्वायर। ओके, सो अब इसको हमें सॉल्व करना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 13.34 इंटू 10⁻⁹ आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे,
इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ V2 है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, सो 20 V2 स्क्वायर प्लस 10 V2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 30 V2 स्क्वायर। सो V2 की वैल्यू कितना आना चाहिए, V2 स्क्वायर की वैल्यू आएगा 13.34 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 30। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये वैल्यू आएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4.44 इंटू 10⁻⁻10 आएगा। जब हम V2 की वैल्यू निकालेंगे तो V2 की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगा 2.21 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। सो ये होगा V2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस V2 की वैल्यू V1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पे V1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V2, ओके। तो V1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V2, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.21 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। तो यहाँ पे हमें V1 भी मिल चुका है और V2 भी मिल चुका है। दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, अ सेमी सर्कुलर वायर हैज अ लेंथ L and mass M. A particle of mass small m is placed at the center of the circle. ओके, तो सबसे पहले हम पार्टिकल को यहाँ पे रख देते हैं सेंटर पे। ओके, सो अब क्या करना है हमें देखते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन द पार्टिकल, यानी इस पार्टिकल के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट होगा ड्यू टू द वायर। ओके, इस वायर की वजह से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक छोटा एलिमेंट कंसिडर करना होता है और इंटीग्रेशन मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब जो भी छोटा एलिमेंट मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ, लेट अस इमेजिन दैट स्मॉल एलिमेंट इज हियर। इस वायर का एक छोटा एलिमेंट मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ जो कि कहाँ पे है। सो इट इज हियर, यहाँ पे वो छोटा एलिमेंट है। ओके, कितना एंगल किया है उस छोटे एलिमेंट ने विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, तो ये एंगल हम कंसिडर करेंगे थीटा। ओके, और छोटे एलिमेंट ने कितना एंगल सब्सटेंड किया है, द आंसर इज दैट लाइक दिस वन, इतना एंगल उसने सब्सटेंड किया है यहाँ पे। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल इज नथिंग बट द डी थीटा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। ओके, अब सबसे पहले हमें इस स्मॉल एलिमेंट जो भी है इसका मास फाइंड आउट करना होगा। तो मास फाइंड आउट करने के लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। अब डेंसिटी कितना है इस वायर का, सो टोटल मास है m और टोटल लेंथ है इसका l। सो डेंसिटी जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू m/l। ओके, ये डेंसिटी पता चल गया। अब इस स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस क्या होगा, यानी इसका लेंथ क्या होगा। अगर हम इस सर्कल के रेडियस r कंसिडर करते हैं और ये d थीटा है, तो इसका जो भी लेंथ होगा इट शुड बी इक्वल्स टू r इंटू डी थीटा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा वी कैन राइट हियर मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय, ओके, डेंसिटी कितना है m/l है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस या लेंथ इज नथिंग बट द r इंटू डी थीटा, r डी थीटा। ओके, अब देखिए बेटा r क्या होगा, r तो दिया नहीं इस प्रॉब्लम में, तो r क्या होगा इन टर्म्स ऑफ l। तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कल है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा सेमी सर्कल का, पाई r। टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, आधे इसका होगा पाई r। सो l इज इक्वल्स टू पाई r हम लिख सकते हैं। तो r की वैल्यू कितना होगा l/पाई, वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
सो m अपॉन l अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो एल गेट कैंसल, द रिमेनिंग इज m अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ये होगा छोटे एलिमेंट का मास। ओके, अब इस छोटे एलिमेंट का मास पता है और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका भी मास पता है, इट इज़ द स्मॉल m। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, r है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट होगा, सो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम स्मॉल f कंसिडर करेंगे। स्मॉल f इज इक्वल्स टू g इंटू छोटे एलिमेंट का मास कितना है, सो dm, सो dm इंटू m अपॉन r स्क्वायर। So this is equals to G, capital G into स्मॉल एलिमेंट का मास की वैल्यू है पाई m अपॉन पाई इंटू डी थीटा, ओके, इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। तो रीअरेंज करने के बाद ये होगा कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा। ओके, इतना वैल्यू इसका आ चुका है। ओके, ये हो गया फोर्स इतना एक्ट हो रहा है इस स्मॉल एलिमेंट के ऊपर इस मास की वजह से, या इस मास के ऊपर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से। अब जो भी डिस्कशन हम करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये जो भी फोर्स है स्मॉल f हमने फाइंड आउट किया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा, लाइक दिस वन। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट्स हम कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दो कंपोनेंट कौन से, एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और एक अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। अब ये जो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, स्मॉल f साइन थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा, स्मॉल f कॉस थीटा, क्योंकि इसने कितना एंगल किया है यहाँ पे थीटा है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, स्मॉल f कॉस थीटा, और इधर स्मॉल f साइन थीटा। अब थोड़ा सोचिए, ये जो भी स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया था यहाँ पे, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए फोर्स के, एक है f साइन थीटा और दूसरा है f कॉस थीटा। अगर सिमेट्री में इतना ही स्मॉल एलिमेंट हम अगर इस साइड कंसिडर करते हैं तो उसके भी दो कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट सिमेट्री में एग्जैक्टली इस साइड यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स के जो भी कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा f cos थीटा ऊपर के डायरेक्शन में और एक आएगा f sin थीटा हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में। अब देखिए, हर स्मॉल एलिमेंट के लिए एक सिमेट्री में दूसरा एलिमेंट इधर है, दोनों के f sin थीटा यहाँ पे कैंसिल होंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि f cos थीटा ये ऐड होते जाएंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है f cos थीटा, तो हमें सिर्फ f cos थीटा ही कंसिडर करना है, f cos थीटा ही कंसिडर करना है जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। f sin थीटा हर एक एलिमेंट का कैंसल आउट होने वाला है सिमेट्री की वजह से। ओके, अब हमें टोटल नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस सेमी सर्कल, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करते वक्त यहाँ पे वेरिएबल कौन है, थीटा है। कैसे, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर करता तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल थीटा की वैल्यू चेंज होता है। अगर स्मॉल एलिमेंट में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ तो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, π/2, और इस साइड थीटा की वैल्यू कितना हो सकता है, π/2। तो इस साइड हम नेगेटिव लेंगे और इस साइड पॉजिटिव लेंगे, तो थीटा की जो भी वैल्यू है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम -π/2 टू π/2। तो हमें ये लिमिट्स के लिए यूज़ करना है। ओके, सो नेट फोर्स जो भी यहाँ पे एक्ट हो रहा है इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f cos थीटा, स्मॉल f cos थीटा। ओके, लिमिट्स क्या है, -π/2 से लेके π/2 तक लिमिट्स है। सो दिस इज इक्वल्स टू मैथमेटिकल का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाला। सो इस टाइप का हम ऐसे लिख सकते 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 f cos थीटा। अब f की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, f की वैल्यू कितना है, सो दिस इज दैट वैल्यू। सो कैपिटल G
कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब इस इंटीग्रेशन में क्या कॉमन निकल सकता है वो हम कॉमन निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 ऑलरेडी बाहर है, जी कैपिटल M स्मॉल m पाई आर स्क्वायर, ये सब कुछ कांस्टेंट निकलेगा बाहर। सो जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल गया, बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा होता है साइन थीटा, और लिमिट्स क्या आएंगे, लिमिट्स आएंगे 0 टू पाई बाई 2। ओके, तो अब अगर हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो साइन ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू होता है 1, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 होगा, तो 1 माइनस 0 यानी 1, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ रहा है 1। ओके, तो अब ये एज इट इज लिखेंगे 2g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन पाई इंटू आर की वैल्यू कितना है यहाँ पे, सो आर की वैल्यू है L अपॉन पाई, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर होगा L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2 पाई जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन L स्क्वायर। सो दिस इज अ required answer. Question number 9. Derive an expression for the gravitational field due to uniform rod of length L and mass capital M at a point on its perpendicular bisector at a distance d from the center. Okay. So situation क्या दिया है, एक रॉड दिया है जिसका मास है m, जिसका लेंथ है L, और यहाँ पे बाइसेक्टर पे एक डिस्टेंस है d, जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज दैट रॉड हैविंग मास m और इसका लेंथ है L। ओके, सो दिस इज द बाइसेक्टर, और एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कंसिडर करेंगे इस पॉइंट पे, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द पॉइंट P। इस पॉइंट पे हमें इस रॉड की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन कंटिन्यूस बॉडी है तो हमें स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करना होगा और उसका इंटीग्रेशन करना होगा टोटल बॉडी का फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे डेंसिटी कितना आएगा, m अपॉन L आएगा। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट वी विल कंसिडर यह स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। ये जो भी स्मॉल एलिमेंट है, इस स्मॉल एलिमेंट का थिकनेस हम dx कंसिडर करेंगे, जो कि x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द बाइसेक्टर। कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल x इतने डिस्टेंस पे है, और इसका थिकनेस कितना है, dx है। ओके, ये जो भी दिख रहा है इसका थिकनेस है dx। ओके, अब यहाँ पे ये जो भी स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया हमने, ये अगर विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल अगर एंगल देखते हैं तो एंगल आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसिडर करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट अस इमेजिन दैट दिस एंगल इज अ थीटा। ओके, तो अब इतने छोटे एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट अस इमेजिन दैट जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट फील्ड इज इक्वल्स टू DE। ओके, DE इतना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट, उसको हम कंसिडर करेंगे DM अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितना है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। उसके पहले बाइसेक्टर पे ये पॉइंट जो भी है मिड सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे दिया है, वो D डिस्टेंस पे दिया है D, और ये डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू कितना होगा ये हमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो अब इस मास की वजह से इस पॉइंट पे कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आंसर इज दैट GDM अपॉन इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, अब dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो dm कितना होना चाहिए,
द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, सो dm शुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी होता है m अपॉन l इंटू थिकनेस। ओके, सो कैपिटल G dm की जगह पे आएगा m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ओके, इतना वैल्यू आ रहा है। अब इस डी ई के दो कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। जो भी ग्रेविटेशन फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसकी वजह से इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो नेगेटिव में आता है। सेकेंडली, इसके दो कंपोनेंट्स अगर लेते हैं तो यहाँ पे इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा। तो इस डायरेक्शन में डी ई का कंपोनेंट कौन सा आएगा, दैट इज नथिंग बट द डी ई कॉस थीटा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आएगा, सो डी ई साइन थीटा। ओके, सो डी ई साइन थीटा इतना आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जो भी एलिमेंट हमने इस साइड कंसिडर किया सिमेट्री में, उतना ही एलिमेंट हम इस साइड भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस साइड कंसिडर करते सेम एक्स डिस्टेंस पे तो उसके भी फील्ड के दो कंपोनेंट्स आते, एक डी ई कॉस थीटा और एक डी ई साइन थीटा। अब डी ई कॉस थीटा दोनों जगह पे जो भी आ रहा है दोनों साइड में वो इक्वल है सिमेट्रिक वजह से, और वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। और ऐड कौन सा हो रहा है, डी ई साइन थीटा। ओके, अगर दोनों पोर्शन की तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे डी ई साइन थीटा ये ऐड होते जाएगा हर वक्त। ओके, सो मेन जो भी है हमारा इट इज इक्वल टू डी ई साइन थीटा, इतना फील्ड वो कंट्रीब्यूट कर रहा है स्मॉल एलिमेंट। ओके, डी ई कॉस थीटा का टर्म तो कैंसिल आउट हो रहा है। ओके, अब जितना इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, अब टोटल फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है, टोटल फील्ड मुझे फाइंड आउट करना है। तो टोटल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा इस इक्वेशन को, डी ई साइन थीटा को। ओके, अब इंटीग्रेट करते वक्त x की वैल्यू कहाँ से क्या वैरी हो रहा है, अगर हम a जीरो कंसिडर करते, ओरिजिन कंसिडर करते तो इधर l/2 डिस्टेंस आएगा, इधर -l/2 डिस्टेंस आएगा। तो -l/2 से लेके l/2 तक। इसको मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करके हम इसको कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l/2 डी ई साइन थीटा। Okay, so this is equals to integration of 0 to l/2 de की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि ये है। सो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन L इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया वैल्यू किसका, डी ई का, इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा के बारे में थोड़ा सोचिए। इफ इन दिस ट्राइंगल इफ दिस इज द थीटा, ओके, तो साइन थीटा क्या होता है, डी अपॉन दिस वन। सो साइन थीटा की वैल्यू हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1/2। ओके, तो अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, तो देखिए सबसे पहले हम जो टर्म्स कॉमन है वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 है। ओके, सो 2 टाइम्स G कैपिटल M अपॉन L। ओके, इतना कॉमन निकल गया और D भी कॉमन निकलेगा। ओके, स्मॉल एलिमेंट हम कहाँ पे ले रहे हैं इसके ऊपर D की वैल्यू डिपेंड नहीं रहेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है, 0 to l/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to l/2 dx अपॉन ये जो भी है, सो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल वैल्यू आएगा और वहाँ पे D और L भी रीअरेंज हो जाएगा, तो जो भी फाइनल आंसर इसका आएगा, द फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 2
जी एम अपॉन डी इंटू ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस 4d² टू द पावर 1/2, इतना फाइनल आंसर आता है। दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4d²। सो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 concentric spherical cells have masses m1 m2 and radii r1 r2 where r1 is less than r2. Okay, what is the force exerted by this system on a particle of mass m if it is placed at a distance of r1 plus r2 by 2 from the center? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे 2 स्पेरिकल सेल्स दिए हैं कॉन्सेंट्रिक, उनके सेंटर्स मैच हो रहे हैं। ओके, दोनों का सेंटर यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे हम। अब पहले इसका रेडियस जो भी है विच इज इक्वल्स टू r1, ओके, ये r1 कंसिडर करेंगे और दूसरे इसका रेडियस दिया है r2। ओके, सो दिस वन इज अ r1, दिस वन इज अ r2। अब देखिए यहाँ पे R1 इज लेस देन R2, ओके, जो दिया है। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो कि R1 प्लस R2 अपॉन 2 इतने डिस्टेंस पे आता है। सो लेट अस इमेजिन दैट इज नथिंग बट द R डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन 2, इतने डिस्टेंस पे आ रहा है। ओके, अब पहले स्पीयर का मास कितना दिया है, m1 है। सेकंड स्पीयर का मास कितना दिया है, m2 है। ओके, आउटर स्पीयर। अब ये जो भी डिस्टेंस आएगा r डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू द r1 प्लस r2 अपॉन 2, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, तो आंसर इज दैट ये कहीं ना कहीं, ओके, इन दोनों स्पीयर के बीच में आना चाहिए। अब मान के चलते कि वो ये पॉइंट है, क्योंकि अगर हम इन दोनों का एवरेज लेते हैं r1 प्लस r2 अपॉन 2, तो डेफिनेटली वो इन दोनों स्पीयर के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, लाइक दिस वन। सो लेट अस इमेजिन दैट नाउ। सो जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज अ r, ओके, ये कौन सा है, r डिस्टेंस है, इस पॉइंट पे आ रहा है। अब ये जो भी पॉइंट है ये फर्स्ट स्पीयर के बाहर आ रहा है लेकिन सेकंड स्पीयर के अंदर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ कि ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट फर्स्ट स्पीयर के बाहर आ रहा है लेकिन सेकंड स्पीयर के अंदर आ रहा है। अगर स्पीयर के अंदर आ रहा है, ओके, सेकंड स्पीयर का मास कितना है, m2, तो यहाँ पे अगर हम एक मास सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं स्मॉल m का इस पॉइंट के ऊपर जो कि r इतने डिस्टेंस पे है, ओके, तो सेकंड स्पीयर की वजह से, उसके अंदर आने की वजह से उस स्पीयर पे इसकी वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा इट टोटली 0। ओके, अब इस मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आउटर स्पीयर की वजह से नहीं एक्ट होगा, सिर्फ इनर स्पीयर की वजह से एक्ट होगा। ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है। तो इनर स्पीयर की वजह से कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, तो आंसर इज दैट F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M1 इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब r की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M1 इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू होता है r1 प्लस r2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 4 कैपिटल G कैपिटल M1 स्मॉल m अपॉन r1 प्लस r2 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अ फाइनल आंसर। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई स्पीयर है, ओके, तो उस स्पीयर के अंदर या स्फेरिकल सेल है तो उसके अंदर अगर कोई पॉइंट आता है तो इस मास की वजह से इसके ऊपर, इस छोटे मास के ऊपर, तो जो भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट होता है इट इज ऑलवेज 0। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर।
तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 जिसको कर लिया हमने सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। तब तक के लिए बाय बाय।